हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी। मेरा नाम गौतम लखानी है एंड दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो कोर्स कंटिन्यू करने से पहले मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस, सो यू कैन यूज़ आवर रेफरल कोड दैट इज़ रैंक 10। By using this referral code, you will get a good discount on Unacademy Plus subscription. अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो आप हमको कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस गिवन नंबर के ऊपर। सो मूविंग टू द कोर्स, ये जो कोर्स है ये तमिलनाडु बोर्ड क्लास 11 हिस्ट्री की समरी है। और अगर आज के सेशन की बात करें हम तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 12 दैट इज अबाउट द साउथ इंडिया किंगडम्स, चालुक्यास एंड द राष्ट्रकूटास। आज हम चालुक्यास और राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस देखे होंगे तो उनके अंदर मैंने लेसन नंबर 1 टू लेसन नंबर 11 जो है कवर कर लिया है। और जो हमारा लास्ट लेसन था यानी कि जो प्रीवियस सेशन था उसके अंदर मैंने कवर किया था पल्लव डायनेस्टी के बारे में। ओके, सो अगर आज के सेशन में देखें हम तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकंड की अचीवमेंट्स के बारे में, चालुक्यास के एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल लाइफ और उनके आर्ट एंड कल्चर के बारे में। फिर हम देखेंगे राष्ट्रकूटास के बारे में, उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी देखेंगे उनका, और उनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। सो ऑल दीज टॉपिक्स वी विल बी कवरिंग इन द टुडेज सेशन। सो अगर हम बात करें साउथ इंडिया की, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि आफ्टर द संगम एज यानी कि जब चोल चेर पांड्या का फॉल हो गया उसके बाद आए थे कालभराज। फिर उसके बाद जो आए वो थे पल्लवास, वेस्टर्न चालुक्यास एंड द राष्ट्रकूटास। दीज थ्री आर द मेन पॉलिटिकल डायनेस्टीज जो थी डेक्कन इंडिया के अंदर आफ्टर द चोल चेर पांड्या। ठीक है, एंशियंट इंडिया में स्टार्टिंग में जब हम संगम एज की बात करते हैं तब थे 3, चोल चेर पांड्या। अगर हम बात करें थोड़ा सा लेटर टाइम की यानी कि हम आ जाएं कुछ तकरीबन 300 एडी से लेकर अगर हम 9th सेंचुरी एडी तक देखें तो 3 इंपॉर्टेंट किंगडम्स थी उस टाइम पर साउथ इंडिया में, जो कि थे पल्लवास जिनके बारे में हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, दूसरे थे चालुक्यास और तीसरे थे राष्ट्रकूटास। ठीक है, अब बात करें अगर हम चालुक्यास के बारे में तो जो चालुक्यास हैं उनका माना जाता है रूल टाइम 543 एडी से लेकर 755 एडी तक। ठीक है, और जो इनके फाउंडर थे वो थे पुलकेशिन फर्स्ट। ठीक है, और इन्होंने जो अपनी कैपिटल बनाई थी वो बनाई थी वतापी यानी बदामी वाले एरिया को। अगर बात करें हम चालुक्यास के बारे में तो माना जाता है जो चालुक्यास थे उन्होंने अबाउट 2 सेंचुरीज जो है रूल करा। उसके बाद जो है इनको हरा दिया गया राष्ट्रकूटास के द्वारा। फिर राष्ट्रकूटास ने जो है अपनी एक अंपायर एस्टैब्लिश कर लिया और चालुक्यन अंपायर का फॉल हो गया। उसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। अगर बात करें पुलकेशिन सेकंड के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे चालुक्यास में, तो पुलकेशिन सेकंड हैं जो इन्होंने रूल किया था 608 एडी से लेकर 642 एडी तक। ठीक है, ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ चालुक्यन डायनेस्टी। पुलकेशिन सेकंड के बारे में हमें पता लगता है ऐहोल इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, उससे हमें पता लगता है इनके मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में, किन किन रूलर्स को पुलकेशिन सेकंड ने हराया। तो जिसमें जिक्र मिलता है हमें कदम्बस का जो कि बनारसी में थे। फिर उसके बाद मिलता है हमें गंगाज का, एक गंगाज डायनेस्टी थी जो कि मैसूर वाले पार्ट में थी, उनको भी हराया। माना जाता है कि जो दुर्विनीता गंगा रूलर थे इन्होंने जो है पुलकेशिन सेकंड की ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट करी थी और अपनी बेटी का जो विवाह है वो पुलकेशिन सेकंड के साथ करा था। जैसे हमने नॉर्थ इंडिया में पढ़ा था या चोल चेर पांड्या जो पल्लवा सबके टाइम पे मैट्रिमोनियल अलायंसेस का पढ़ा था, तो पुलकेशिन सेकंड यानी चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकंड ने भी जो है मैट्रिमोनियल अलायंसेस करे थे। अगर बात करें हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट की जो मानी जाती है पुलकेशिन सेकंड को की, वो थी हर्षवर्धना की डिफीट। इन्होंने हर्षवर्धना को हरा दिया था। कहां पर? जब इनका युद्ध हुआ था रिवर नर्मदा के पास। तो जो हर्षवर्धना का एम्बिशन था साउथ यानी डेक्कन इंडिया को कॉन्कर करने का, वो जो है इन्होंने उसको मिट्टी में चूर कर दिया था। ठीक है, पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धना को हरा दिया था।
अब बात करें हम थोड़ा सा इनके कंक्वेस्ट की अदर साउथ इंडियन किंगडम्स के साथ, यानी पल्लवास के साथ जो क्या इनका कंक्वेस्ट था, क्योंकि जो पल्लव चालुक्य कॉन्क्वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साउथ इंडियन की हिस्ट्री के अंडर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम तक चलता रहा, तो इसलिए ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर बात करें हम पुलकेशिन सेकंड की, तो जब उनकी पहली लड़ाई हुई महेंद्र वर्मन फर्स्ट के साथ, तो पुलकेशिन सेकंड जो है जीत गए, ठीक है, ही एमर्ज्ड विक्टोरियस, और इन्होंने महेंद्र वर्मन फर्स्ट को हरा दिया और उनकी टेरिटरी का, उनकी किंगडम का नॉर्थ वाला हिस्सा अपनी चालुक्यन एम्पायर के अंदर एनेक्स कर लिया। अगर बात करें उसके बाद सेकंड कंक्वेस्ट की, जो पुलकेशिन सेकंड का हुआ था नरसिंह वर्मन फर्स्ट के साथ, यानी कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट के पुत्र के साथ, नरसिंह वर्मन फर्स्ट के साथ जो है पुलकेशिन सेकंड का जो युद्ध हुआ कांची के पास, उसमें जो है पुलकेशिन सेकंड हार गए और जो अपनी कैपिटल है वतापी उसको हार गए, और पल्लवास ने जो है वतापी को कैप्चर कर लिया और बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी कि नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो कि पल्लव रूलर थे एक, उन्होंने अपने फादर महेंद्र वर्मन फर्स्ट की हार का बदला जो है पुलकेशिन सेकंड से लिया था। अगर बात करें हम अदर अकाउंट्स के बारे में कि हमें पुलकेशिन सेकंड के टाइम पे कहाँ से पता लगता है, तो ह्यूनसांग के अकाउंट से भी हमें पता लगता है पुलकेशिन सेकंड के बारे में, क्योंकि पुलकेशिन सेकंड के टाइम ही ह्यूनसांग जो है चालुक्य यानी वतापी वाले एरिया, बदामी वाले एरिया में जो है विजिट करा था। अब बात करें अगर हम पुलकेशिन सेकंड के सक्सेसर्स के बारे में, तो विक्रमादित्य वाज द सक्सेसर ऑफ पुलकेशिन सेकंड, ठीक है। इनके टाइम पे फिर से जो है चालुक्य पल्लव कॉन्फ्लिक्ट हुआ और इन्होंने जो है अपनी जो चालुक्यन एम्पायर थी, चालुक्य किंगडम थी, उसको कंसोलिडेट कर दिया, पल्लवास को हरा करके कांची को जो है बुरी तरीके से प्लंडर कर दिया, यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया। तो देखा जाए तो अब क्या हुआ, पुलकेशिन सेकंड की हार का बदला उनके सक्सेसर विक्रमादित्य ने लिया पल्लवास से। तो आप समझ सकते हैं किस टाइप की पॉलिटिकल हिस्ट्री थी वहां पर, मतलब एक दूसरे से लड़ते रहते थे, कभी कोई जीतता था तो कभी कोई, ठीक है। तो पल्लव चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा काफी टाइम तक। सो दस ही हैड अवेंज्ड हिज फादर्स डिफीट, ओके। अब बात करें हम अगर लास्ट रूलर के बारे में कि चालुक्यास के कौन थे लास्ट रूलर, तो वो थे कीर्ति वर्मन सेकंड। जो कीर्ति वर्मन सेकंड थे लास्ट चालुक्य रूलर, वो हार गए थे दंती दुर्ग से, जो कि था फाउंडर राष्ट्रकूट डायनेस्टी का। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर दंती दुर्ग से जो है कीर्ति वर्मन लास्ट पल्लव किंग वो है हार गए थे, ठीक है। सो हमने अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बात करें चालुक्यास की, तो हमने पढ़ा पुलकेशिन फर्स्ट के बारे में जो कि थे फाउंडर, उसके बाद पढ़ा हमने पुलकेशिन सेकंड के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, उन्होंने हर्षवर्धन को हराया और महेंद्र वर्मन को भी हराया, बट खुद वो नरसिंह वर्मन फर्स्ट से हार गए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा विक्रमादित्य के बारे में जो कि पुलकेशिन सेकंड के पुत्र थे, उन्होंने पल्लव रूलर्स को हराया। और उसके बाद हमने पढ़ा लास्ट चालुक्य रूलर कीर्ति वर्मन सेकंड के बारे में जो कि दंती दुर्ग राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर से हार गए थे। तो ये तो हो गया चालुक्यास की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। अगर हम इनकी एम्पायर देखें, इनका एक्सटेंट देखें चालुक्य डायनेस्टी का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा, फिर ये थोड़ा सा वेस्ट ऑफ महानदी और ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया आज का, फिर कृष्णा रिवर वैली और कावेरी रिवर वैली, तो ये सब एरिया जो है इनकी एम्पायर के अंडर था। तो यू कैन सी व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है, और कितना इंपॉर्टेंट और कितना जो एरिया है इनके अंडर था। अगर हम बात करें इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इनके सोशल लाइफ के बारे में, इनके टाइम की, तो जो चालुक्यन एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड थी। जैसे हमने पल्लवास में पढ़ा था कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड नहीं थी, वहीं जो है चालुक्यास की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड थी। विलेज एटोनॉमी तो बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है।
अगर बात करें हम इनके मिलिट्री के बारे में, आर्मी के बारे में, तो जो चालुक्यास हैं वो बहुत बड़े मैरीटाइम पावर थे और माना जाता है कि पुलकेशिन सेकंड के अंडर 100 शिप्स थी नेवी में उनकी, और साथ में एक स्मॉल स्टैंडिंग आर्मी भी थी पुलकेशिन सेकंड की। अगर आप मैप में देखें तो आप खुद देख सकते हैं कितना बड़ा कोस्टल एरिया जो है वो चालुक्यास के अंडर था, तो इसलिए इनका मैरीटाइम पावर होना एक जाहिर सी बात है। अगर हम बात करें हम थोड़े से सोशल लाइफ के बारे में, रिलीजियस लाइफ के बारे में, तो जो चालुक्यास थे, बादामी यानी पुलकेशिन सेकंड वगैरह, ये लोग थे ब्राह्मणिकल हिंदूज, यानी ये ब्राह्मण्स थे। तो इन्होंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी वैदिक रिचुअल्स को और वैदिक राइट्स को, तो इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, सेक्रीफाइसेस करे, जिसमें कि पुलकेशिन फर्स्ट ने किया था अश्वमेधा सेक्रीफाइस। तो और अगर बात करें टेम्पल आर्किटेक्चर की, तो इन्होंने हिंदू लॉर्ड्स जो थे विष्णु, शिवा और अदर गॉड्स, इन सब के टेम्पल्स भी बनवाए, क्योंकि ये लोग क्या थे, ब्राह्मण्स थे। वहीं अगर बात करें हम अदर रिलीजन्स की, यानी बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में बात करें हम, तो ह्यून-सांग के अकाउंट से हमें पता लगता है कि जो चालुक्यास हैं उनके टाइम पर बुद्धिज्म का बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन था, यानी कि कोई भी प्रोग्रेस नहीं थी बुद्धिज्म के स्प्रेड में, ठीक है। वहीं अगर देखें जैनिज्म के बारे में, तो जैनिज्म अपनी चाल से यानी धीरे धीरे अपने पाथ पर था, उसमें इतना ज़्यादा ना कोई फॉल था ना कोई ज़्यादा प्रोग्रेस थी। माना जाता है कि जो रवि कीर्ति थे, जिन्होंने एहॉल इंस्क्रिप्शन कंपोज करा, ये कौन थे, कोर्ट पोएट थे पुलकेशिन सेकंड के। इन्होंने एहॉल इंस्क्रिप्शन, जिससे हमें पुलकेशिन सेकंड के बारे में पता लगता है, उसको कंपोज किया था। वो खुद एक जैन थे, ठीक है। सो रवि कीर्ति वॉज अ जैन, जो कि कोर्ट पोएट थे पुलकेशिन सेकंड के टाइम पर, और इन्होंने एहॉल इंस्क्रिप्शन जो है कंपोज किया था। सो ये तो हो गया चालुक्यास के एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल लाइफ के बारे में, ठीक है, कि कैसे वो सेंट्रलाइज्ड थे, एक मैरीटाइम पावर थे और एक छोटी स्टैंडिंग आर्मी भी थी उनकी। रिलीजन की बात करें वो तो ब्राह्मण्स थे, वैदिक रिचुअल्स फॉलो करते थे, सेक्रीफाइसेस करते थे, विष्णु और शिवा के टेम्पल्स बनवाए उन्होंने, साथ साथ इनके टाइम पे बुद्धिज्म का डिक्लाइन भी हुआ। वहीं जैनिज्म जो है धीरे धीरे चलता रहा अपनी प्रोग्रेस पर। अगर हम बात करें आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, कि चालुक्यास के टाइम पे किस टाइप का आर्किटेक्चर देखा जाता था, तो माना जाता है कि जो चालुक्यास थे वो ग्रेट पैटर्न्स थे आर्ट के। इन्होंने ही जो है वेसर स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर का जिसको है डेवलप किया था, और जो वेसर स्टाइल था वो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ उसका, वो हुआ राष्ट्रकूटास और होयसल के अंडर। तो उसको होयसल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी, टेम्पल आर्किटेक्चर भी बोला जाता है, वेसरा स्टाइल को, ठीक है। जो चालुक्यास के अंदर स्ट्रक्चरल टेम्पल्स थे, आपको याद होगा हमने टेम्पल्स के बारे में जब पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था हमने रॉक कट टेम्पल्स, फिर मोनोलिथिक टेम्पल्स, फिर उसके बाद पढ़ा था हमने स्ट्रक्चरल टेम्पल्स के बारे में। तो चालुक्यास के टाइम पर भी जो थे स्ट्रक्चरल टेम्पल्स थे, जो कि एग्जिस्ट करते थे एहॉल में, बादामी में, पटड़ागल में, और साथ साथ कुछ केव टेम्पल्स भी थे जो कि हमें मिले हैं अजंता में, अल्लोरा में और नासिक में। अगर मैं आपको थोड़ा सा इनके टेम्पल्स के बारे में दिखाऊं, तो ये सब कुछ टेम्पल्स हैं जो कि चालुक्यास के टाइम पर बनवाए गए थे। मुक्तेश्वरा टेम्पल, विरूपक्षा टेम्पल, पापानाथ टेम्पल, इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी। तो चालुक्यन जो पेंटिंग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मानी गई हैं कि आर्ट में, पेंटिंग के में भी चालुक्यास का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, और उसके एग्जाम्पल हमें मिलते हैं बादामी केव टेम्पल में से, जो कि और अजंता केव्स में से भी, ठीक है। अगर बात करें चालुक्य टाइम में आर्किटेक्चर के बारे में, टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में, तो वो बेसिकली 2 स्टेज में डिवाइडेड था। जैसे हमने पल्लवाज में जो है 4 स्टेजेस में पढ़ा था टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में, तो अगर चालुक्यास की बात करें तो यहाँ पर 2 स्टेजेस में जो है वो टेम्पल आर्किटेक्चर डिवाइडेड है। अगर बात करें फर्स्ट स्टेज की, तो यहाँ के जो टेम्पल हैं यानी कि वो है एहॉल और बादामी में, और लगभग 70 टेम्पल मिले हैं एक ही टाइप के एहॉल से, जिसमें कि बादामी का जो है मुक्तेश्वरा टेम्पल वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और साथ साथ मेलागुटी शिवालय टेम्पल
वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर मैं आपको मुक्तेश्वर टेम्पल के बारे में दिखाऊं तो दिस इज अ मुक्तेश्वर टेम्पल। ये मुक्तेश्वर टेम्पल है बादामी का। ठीक है, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। अगर बात करें हम बादामी में अदर आर्किटेक्चर्स के बारे में तो 4 रॉक कट टेम्पल्स मिलते हैं हमें। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बताते हैं कि कितना ज़्यादा हाई वर्कमैनशिप था उस टाइम पर। उनकी जो वॉल्स हैं, जो उनके पिलर्स हैं टेम्पल्स के, वो बहुत ही ब्यूटीफुली जो है एडॉर्न्ड है और उस पर गॉडेज और गॉड्स की और ह्यूमंस की जो है स्कल्पचर्स जो हैं बने हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें सेकंड स्टेज के बारे में कि जो सेकंड स्टेज है टेम्पल आर्किटेक्चर का, वो हमें देखने को मिलता है पतड़ा काल में। कुल मिलाकर के 10 टेम्पल्स मिले हैं हमें सेकंड स्टेज में, जो कि आधे यानी कि जिसमें 4 टेम्पल्स जो हैं वो हैं नॉर्दर्न स्टाइल के और जो 6 टेम्पल हैं वो हैं द्रविडियन स्टाइल के। ठीक है, जो पापानाथ टेम्पल है वो है नॉर्दर्न स्टाइल का सेकंड स्टेज में। वहीं जो विरूपाक्षा टेम्पल है वो है द्रविडियन टेम्पल। अगर मैं आपको दोनों टेम्पल्स के वो दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, ये है पापानाथ टेम्पल, ये है नॉर्थ इंडियन स्टाइल का। ठीक है, और ये है विरूपाक्षा टेम्पल, ये है द्रविडियन स्टाइल का। आप खुद देख सकते हैं दोनों के शिखर और दोनों के मंडप एंड ऑल दैट, आपको खुद थोड़ा सा इनका डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये कितना ऊंचा है, कितने सारे शिखर, कितना बड़ा शिखर है इसका, वहीं इनका छोटा शिखर है और इसमें हमें मंडप देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें वो थोड़ा मिसिंग है। ठीक है, सो ये तो हो गया आर्ट एंड आर्किटेक्चर और टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में जो चालुक्यास के टाइम पर हुआ। तो हमने पढ़ लिया चालुक्यास को, हमने चालुक्यास को कवर कर लिया। हमने उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी, इंपॉर्टेंट रूलर्स देखे, उसके बाद हमने उनकी सोसाइटी देखी, एडमिनिस्ट्रेशन देखा, रिलीजन देखा उनके टाइम पर, और देखा आर्ट एंड आर्किटेक्चर कि किस टाइप के टेम्पल्स उस टाइम पर बने जाते थे, जो कि हमने देखे 2 स्टेजेस में डिवाइड थे। सो नाउ मूविंग टू द राष्ट्रकूटास। अगर हम राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ें तो जो राष्ट्रकूटास हैं इनका ओरिजिन माना जाता है कन्नड़ ओरिजिन, यानी कि ये कन्नड़ वाले एरिया में थे, इनका ओरिजिन हुआ वहां से और ये लोग कन्नड़ लैंग्वेज बोलते थे। कन्नड़ लैंग्वेज इनकी मदर टंग थी। अगर बात करें राष्ट्रकूटास के फाउंडर के बारे में, सो दंती दुर्ग वॉज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। ठीक है, दंती दुर्ग जो थे इनके फाउंडर थे। राष्ट्रकूटास का जो टाइम स्पैन माना गया है, उनके जो टाइम है वो है 755 एडी से लेकर के 975 एडी तक, यानी कि कुल मिलाकर के 200 सवा 200 साल। ओके, इन्होंने 200 सवा 200 साल रूल किया, राज किया डेक्कन इंडिया में। अगर बात करें हम राष्ट्रकूटास के बारे में तो राष्ट्रकूटास जो हैं उन्होंने चालुक्यास को ओवरटुक किया था, चालुक्यास को हराया था। अगर थोड़ा सा इनके मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में देखें दंती दुर्ग के, कि दंती दुर्ग ने कैसे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया अपने मिलिट्री अचीवमेंट्स के द्वारा, तो सबसे पहले इन्होंने हराया गुर्जर्स को, जो कि थे मालवा वाले एरिया में। ठीक है, मालवा वाले एरिया में इन्होंने गुर्जर्स को हराया। उसके बाद इन्होंने चालुक्यास को भी हरा दिया। चालुक्य रूलर कीर्तिवर्मन सेकंड को इन्होंने हराया और चालुक्यास का हो गया फॉल। और इसके साथ राष्ट्रकूटास जो हैं वो डेक्कन के अंदर एक पैरामाउंट पावर बन गए। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने मालवा के रूलर, मालवा में जो गुर्जर्स थे उनको हराया दंती दुर्ग ने, फिर उसके बाद इन्होंने चालुक्यास को हराया और ये डेक्कन के अंदर एक पैरामाउंट पावर बन गए, यानी कि सबसे बड़े, सबसे ऊंचे। फिर दंती दुर्ग के बाद आते हैं कृष्णा फर्स्ट। कृष्णा फर्स्ट वॉज द सक्सेसर ऑफ दंती दुर्ग। इनको भी बहुत ही बड़ा कॉन्करर माना जाता है, ये भी अपने एंसेस्टर दंती दुर्ग की तरह ही ग्रेट कॉन्करर थे। इन्होंने मैसूर में जो गंगास थे उनको हराया, ईस्टर्न चालुक्यास को हराया जो कि वेंगी के थे, और साथ साथ कुछ रॉक कट मोनोलिथिक टेम्पल्स भी बनवाए, जिसमें कैलाश टेम्पल जो है एलोरा का वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ये करा कृष्णा वन ने। फिर इसके बाद आते हैं गोविंद थर्ड।
जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा विक्ट्रीज करी, नॉर्थ इंडियन किंग्स के खिलाफ एक्सपेडिशंस करे और जीत हासिल करी और एम्पायर को और आगे बढ़ा करके लेकर गए। अगर हम राष्ट्रकूटास की एम्पायर के बारे में देखें, सो यू कैन सी देयर एक्सटेंट राष्ट्रकूटास का। ये देखिए आप, राष्ट्रकूटास इधर नॉर्थ में कन्नौज तक थे और नीचे ये थे कैलिकट कांचीपुरम वाले एरिया में, ये पूरा। अगर आप देखें ना थोड़ा सा इसको, तो हमने जब चेल चोर पांड्यातीन के बारे में पढ़ा था तो उनसे भी ज्यादा बड़ी टेरिटरी है तीनों की मिलाकर के राष्ट्रकूटास की। राष्ट्रकूटा सबसे बड़ी टेरिटरी एस्टैब्लिश करने में साउथ इंडिया में सक्सेसफुल रहे थे। आप खुद देख सकते हैं कितनी बड़ी टेरिटरी है इनकी। इनके अंडर इंडो गैंगेटिक प्लेन्स वाला एरिया भी है, वो सॉरी इंडो गैंगेटिक प्लेन्स वाला एरिया भी है ये। इनके अंडर नर्मदा रिवर वैली वाला एरिया भी है, कृष्ण कावेरी डेल्टा भी है इनके अंदर, तुंगभद्रा वाला रीजन भी है। तो कितनी ज्यादा इनकी बड़ी एम्पायर थी आप खुद देख सकते हैं। अगर बात करें हम राष्ट्रकूटा रूलर अमोघ वर्षा वन के बारे में, सॉरी थोड़ा सा अमोघ वर्षा फर्स्ट के बारे में हम बात करें, जिन्होंने 815 से लेकर 880 एडी तक रूल करा, 64 साल 64 ईयर रूल्स किया और सबसे ज्यादा रूल इन्होंने किया, सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए इन्होंने ही रूल किया। तो इनके टाइम पर काफी ज्यादा कंट्रोल जो है लॉस्ट हुआ। मालवा वाले एरिया में, गंगावाड़ी वाले एरिया में इनके अंपायर जो है कंट्रोल अपना लॉस कर गई। और बट देखा जाता है कि इनके टाइम पे थोड़ी सी काफी ज्यादा कल्चरल डेवलपमेंट भी हुई। तो जो अमोघ वर्षा वन थे, इनका टाइम जो है वो कल्चरल डेवलपमेंट के लिए ज्यादा जाना जाता है एज कंपेयर टू अदर राष्ट्रकूट रूलर्स, जिन्होंने काफी ज्यादा मिलिट्री एक्सपेडिशंस करके अंपायर को एक्सटेंड किया था। ठीक है, तो जो अमोघ वर्षा वन थे ये एक जैनिज्म थे, ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। और जो जैन सेन थे वो इनके चीफ परसेप्टर थे। ठीक है, इनके जो चीफ परसेप्टर थे वो थे जैन सेन। इन्होंने माना जाता है जो जैन सेन थे ये पैटर्न थे और इन्होंने जो है कन्नड़ वर्क लिखा था कविराज मर्ग। जैन सेन ने ये कन्नड़ वर्क लिखा था कविराज मर्ग। और साथ साथ जो अमोघ वर्ष वन थे, इन्होंने एक राष्ट्रकूट कैपिटल भी इस्टेब्लिश करी थी अपनी, जिसका नाम था सिटी ऑफ मालखेड़ा। इन्होंने ये भी एक इस्टेब्लिश करी थी, एक बिल्ड करी थी नई। अगर बात करें हम अमोघ वर्ष वन के बाद जो उनके सक्सेसर्स आए, तो उनमें थे कृष्णा थर्ड, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर थे। जैसे हमने पढ़ा अमोघ वर्ष वन के अंडर काफी ज्यादा एम्पायर का जो है कंट्रोल इनका जो है लॉस हो गया था, बहुत सारे एरियाज इनके अंडर से निकल गए थे। तो कृष्णा थर्ड जो इनके सक्सेसर आए, जिन्होंने 936 एडी से लेकर 968 एडी तक रूल करा, इनका माना जाता है कि इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेडिशंस करे और अंपायर को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया। इन्होंने ही जो है चोलास को हराया, इंपीरियल चोलास को हराया और तक्कोलम वाले एरिया में जो है अपना रूल एस्टैब्लिश किया। फिर ये डीप साउथ में गए, आगे गए साउथ की तरफ, और जाकर के इन्होंने जो तंजौर वाला एरिया है, तंजौर रीजन, उस एरिया को भी जो है कैप्चर कर लिया। और माना जाता है कि इन्होंने आगे चलकर रामेश्वरम तक अपना कब्जा करा, हालांकि वो कुछ टाइम ही इनकी टेरिटरी में रहा, इनकी किंगडम का पार्ट बन के रहा। तो जो कृष्णा थर्ड हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस थे अपने मिलिट्री एक्सपेडिशंस के लिए। कृष्णा जो थर्ड थे, इन्होंने कुछ टेम्पल्स भी बनवाए, जिसमें कि कृष्णवेरा टेम्पल एट रामेश्वरण्य खेड़ा, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है कृष्णवेरा टेम्पल। तो कृष्णा थर्ड की डेथ के बाद जो राष्ट्रकूटास हैं उनका जो है डिक्लाइन हो गया। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट, कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं आया, जिस वजह से राष्ट्रकूटास का जो है डिक्लाइन हो गया। अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखें राष्ट्रकूटास की पॉलिटिकल हिस्ट्री को, तो सबसे पहले आए दंती दुर्ग, जो कि थे फाउंडर, और इन्होंने जो है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया मालवा वाले एरिया के रूलर गुजरात को हरा करके, फिर उसके बाद चालुक्यास को हरा करके, और वो डेक्कन के अंदर राष्ट्रकूटास एक पैरामाउंट पावर बन गए। इसके बाद आए कृष्णा फर्स्ट,
जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में गंगाज वाले एरिया तक गए, वो गंगाज को हराया, चालुक्यास को हराया। फिर आए गोविंद थर्ड, जिन्होंने नॉर्थ इंडिया किंग्स को हराया। तो सॉरी, ये गंगाज जो है ये मैसूर वाले हैं, मैसूर वाले गंगाज हैं ये। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर कंफ्यूजन। फिर उसके बाद है अमोघ वर्षा वन। इनके टाइम पे काफी ज्यादा लॉस हुआ एम्पायर का, हालांकि कल्चरल डेवलपमेंट चलते रहे इनके टाइम में। फिर आए कृष्णा थर्ड, जिन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेडिशंस करे और अंपायर को डीप साउथ रामेश्वरम तक कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद जो है राष्ट्रकूटास के कोई इंपॉर्टेंट रूलर नहीं आए, तो जिस वजह से राष्ट्रकूटास का जो है फॉल हो गया, डिक्लाइन हो गया। तो ये था राष्ट्रकूटास की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। और ये हमने देखी उनकी एम्पायर, कितनी बड़ी एम्पायर थी। जो पिंक वाला एरिया आपको दिख रहा है ये राष्ट्रकूटा किंगडम थी, कितनी बड़ी किंगडम थी आप खुद देख सकते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रकूटास के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन की, सो व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द राष्ट्रकूटास, हाउ इट वाज अबाउट। तो जो राष्ट्रकूटा एम्पायर है ये डिफरेंट सेवरल प्रोविंसेस में डिवाइडेड थी, जिनको राष्ट्र्स बोला गया है। क्या बोला गया है प्रोविंसेस को? राष्ट्र। और जो इनके कंट्रोल थे, जिनका कंट्रोल होता था राष्ट्र पे यानी प्रोविंसेस में, जो गवर्नर्स थे उनको बोला जाता था राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रकूटा अंपायर डिफरेंट प्रोविंसेस में डिवाइडेड थी, जिनको राष्ट्र बोला जाता था, और जो राष्ट्र के गवर्नर थे उनको राष्ट्रपति बोला जाता था। उसके बाद जो प्रोविंस है वो आगे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड थी, जिसको विषय बोला जाता था, और वो गवर्न जो उसका हेड होता था वो होता था विषयपति। ठीक है, उसके बाद आती थी विषयपति के अंडर आती थी भुक्ति, जो कि 50 से 70 विलेजेस का ग्रुप था, और उसका जो रूल कंट्रोल था वो था भोगपति के अंडर। ठीक है, और जितने भी ये ऑफिसर्स हैं, राष्ट्रपति, विषयपति या ये भोगपति, ये सब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी इनको, यानी किंग अपॉइंट करता था, जो सेंटर में बैठा है वो इन सबको अपॉइंट करता था। अगर बात करें विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जो विलेज का हेडमैन यानी कि जो ग्राम प्रधान होता था वही होता था, एडमिनिस्ट्रेशन देखता था वो सब। और विलेज लेवल पे कुछ असेंबलीज थी जिनकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल था विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं फ्लो चार्ट के थ्रू, तो सबसे ऊपर तो हो गया सेंटर, उसके बाद आती हैं प्रोविंसेस जिनको राष्ट्र बोला गया है, उसके नीचे आती हैं विषयस जो कि डिस्ट्रिक्ट हैं, फिर उसके बाद आते हैं भुक्तीज जो 50 से 70 गांवों को मिलाकर के बनती थी, फिर सबसे नीचे आते हैं विलेजेस। तो ये एक हायरार्की है एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो ये तो हो गया एडमिनिस्ट्रेशन राष्ट्रकूटास का। अब बात करें उनके टाइम पर कैसी सोसाइटी थी, क्या इकोनॉमी थी, उसके बारे में। तो जो अगर रिलीजन को देखा जाए, तो जो राष्ट्रकूटास हैं इनके टाइम पर वैश्वनिज्म और शैविज्म बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया, और जैनिज्म में कुछ ज़्यादा हमें प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलती। जो हालांकि जैनिज्म को इससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। वैश्वनिज्म की और शैविज्म की डेवलपमेंट से जैनिज्म की प्रोग्रेस को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि राष्ट्रकूटास के अंडर 1/3 पॉपुलेशन जो थी इनकी डायनेस्टी, इनकी किंगडम की, वो खुद जो है जैन थे। तो वहीं पे जैनिज्म जो है वो अपने गति के साथ चलता रहा। शैविज्म और वैष्णविज्म के डेवलपमेंट से उसको खास कोई दिक्कत नहीं हुई उसके डेवलपमेंट में। अगर बात करें हम एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा, तो वहाँ एक कॉलेज था सलातोगी में, जो कि मॉडर्न, अगर हम आज के बीजापुर के बारे में बात करें, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट की, तो सालातोगी वॉज नियर इट। वहाँ उसके बारे में हमें पता लगता है एक इंस्क्रिप्शन से, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर था राष्ट्रकूटास के अंडर। ठीक है, तो सालातोगी वॉज एन इंपॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर अंडर द राष्ट्रकूटास। और जो भी इसकी इनकम होती थी, जो भी इनका रन होता था वो जो इसकी इनकम होती थी वो होती थी एंडोमेंट्स के थ्रू। ठीक है, यानी कोई ना कोई नोबल्स या किंग्स जो है दान ही देते थे, एंडोमेंट्स ही देते थे। यही जो था इस एजुकेशनल सेंटर का इनकम का एक सोर्स था। ठीक है, तो ये तो हो गया सोसाइटी के बारे में, रिलीजन के बारे में और एजुकेशन के बारे में।
कैसे वैश्वनिज्म और शैवनिज्म ने डेवलपमेंट हुआ। हालांकि उस वजह से जैनिज्म को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि 1/3 पॉपुलेशन खुद जैन थे, और सालातोगी में एक एजुकेशनल सेंटर था, वो बहुत ज्यादा फेमस था। अब उसके बाद हम बात करें इकोनॉमी की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आप खुद देख सकते हैं कितना बड़ा अंपायर था राष्ट्रकूटास का, जो अभी हमने पीछे देखा। तो इनके अंडर जो इकोनॉमी है वो भी बहुत ही ज्यादा फ्लरिशिंग कंडीशन के अंडर थी इकोनॉमी उस टाइम पर। और देखा गया, एविडेंसेस मिले हैं कि जो राष्ट्रकूटास हैं, डेक्कन के लोग थे इनके टाइम पर, उनके अरब्स के साथ जो है ट्रेड लिंक्स थे। तो राष्ट्रकूटास किंग जो है इसको प्रमोट करते थे अरब ट्रेड को, उनके साथ ट्रेडर्स के साथ एक फ्रेंडशिप बना करके वो अरब ट्रेड को प्रमोट करते थे। ठीक है, अगर आप बात करें थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में भी इनके टाइम की, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक सोर्स था इनकम का, क्योंकि आपने देखा कैसे गंगा वैली वाला एरिया, गंगा प्लेन्स वाला एरिया इनके अंडर था, उसके बाद नर्मदा वैली वाला एरिया था इनके अंडर, कृष्णा कावेरी वैली वाला एरिया था, तो काफ़ी सारे एरियाज जो हैं इनके अंडर थे। So this was about the society and economy of the राष्ट्रकूटास। ओके, अब बात करें इनके कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस की। क्या इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था लिटरेचर के अंदर? तो इन्होंने पैटर्नाइज किया संस्कृत लिटरेचर को। संस्कृत ने काफी ज्यादा डेवलपमेंट किया राष्ट्रकूटास के अंडर। इनकी जो कोर्ट थी वहां पर काफी सारे कोर्ट, यानी इनका जो दरबार था राष्ट्रकूटास का, उसमें काफी सारे स्कॉलर्स जो हैं संस्कृत के वो हमें देखने को मिलते हैं। जिसमें से अगर हम कुछ की बात करें तो जो कि थे त्रिवाकरम, जिन्होंने लिखा था नाला चंपू। ठीक है, उसके बाद आए कवि रहस्य जिन्होंने लिखा, वो थे हलायोधा। तो ये जो थे कृष्णा थर्ड, जो कि एक राष्ट्रकूटा रूलर थे, उनके अंडर थे। कौन कौन? त्रिवाकरम जिन्होंने लिखा नाला चंपू, और थे हलायुद्ध जिन्होंने लिखा कवि रहस्य के बारे में। तो ये तो हो गया उनके पैटर्न, जिन्होंने जो राष्ट्रकूटास हैं जिनको पैटर्न किया। अगर हम बात करें जैन लिटरेचर के बारे में, तो इनके टाइम पर जैन लिटरेचर भी काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुआ, क्योंकि राष्ट्रकूटास जो है वो जैन ऑथर्स को, स्कॉलर्स को भी जो है पैट्रनेज करते थे। जिसमें से हमें एक एग्जाम्पल मिला है अमोघ वर्षा का। अमोघ वर्षा जो थे वो खुद एक जैन स्कॉलर थे, और जो उनके टीचर थे जीन सेन, वो जो थे राष्ट्रकूटास के पैटर्न थे वो भी, और उन्होंने लिखा था पार्श्व बुधाया। पार्श्व बुधाया लिखा था उन्होंने, जो कि पार्श्वनाथ की बायोग्राफी के बारे में है। पार्श्वनाथ कौन थे? जैन तीर्थंकर, उनकी बायोग्राफी है। अगर बात करें हम अनदर जैन स्कॉलर की, तो वो थे गुणाभद्र, सॉरी थोड़ा सा, वो थे गुणाभद्र। तो गुणाभद्र ने लिखा था आदि पुराण, जिसमें हमें अदर जैन सेंट्स के बारे में पता लगता है। तो गाइस, जितनी भी ये लिटरेरी सोर्सेज के मैं नाम ले रहा हूँ, लिटरेरी वर्क्स के नाम ले रहा हूँ, ऑथर्स के नाम ले रहा हूँ, तो प्लीज आप ये पेन एंड पेपर लेकर के राइट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि ये थोड़ा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बेसिस पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या यह जीन सेन ने लिखा था पार्श्व बुधाया, और गुणाभद्र ने लिखा था आदि पुराण। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टेक्स्ट हैं, और उसके स्कॉलर्स यानी और उसके राइटर्स हैं। अगर हम बात करें थोड़ा से ग्रामेटिकल टेक्स्ट के बारे में, यानी अगर हम नॉर्मल लिटरेचर की तरफ हम देखें, तो वो था एक, हमें उसका एग्जाम्पल मिलता है, वो है अमोघ वृत्ति। अमोघ वृत्ति एक ग्रामर टेक्स्ट था, जो कि लिखा था सकातियन ने। किसने? सकातियना ने। ओके, इनके टाइम पर, राष्ट्रकूटास के टाइम पर, बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी आए हुए, जिनका नाम था विराचर्या। क्या नाम था जिनका? विराचर्या। और इन्होंने क्या लिखा था? गणित सरम। इन्होंने लिखा था गणित सरम, एक मैथमेटिकल बुक लिखी थी इन्होंने। अगर हम बात करें कन्नड़ लिटरेचर के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो राष्ट्रकूटास थे, इनका जो ओरिजिन हुआ था वो कन्नड़ से हुआ था, कन्नड़ ओरिजिन के थे ये लोग, और ये कन्नड़ लैंग्वेज बोलते थे। तो इनके अंडर जो कन्नड़ लिटरेचर है उसने भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की राष्ट्रकूटास के टाइम पर, जो कि अमोघ वर्ष थे। अमोघ वर्ष ने लिखी थी कविराज मर्ग। अमोघ वर्ष कौन थे? राष्ट्रकूटा रूलर थे। इन्होंने टेक्स्ट लिखा था
कविराज मर्ग, जो कि सबसे पहला पोएटिक वर्क था कन्नड़ लैंग्वेज के अंडर। ठीक है, आप याद रखिएगा, राष्ट्रकूटा रूलर अमोघ वर्ष ने एक बुक लिखी थी, पोएटिक वर्क करा था, जिसका नाम था कविराज मर्ग। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। उसके अलावा अगर हम कन्नड़ लिटरेचर की बात करें तो बहुत फेमस दो पोएट्स हुए हैं कन्नड़ लिटरेचर के, जो कि है पंपा, जिन्होंने लिखा था विक्रमसेना विजय, और उसके अलावा है पोना, जिन्होंने लिखा था शांति पुराण। सो दीज टू वर द इम्पॉर्टेंट कन्नड़ पोएट्स, पंपा एंड पोना। तो इनके भी वर्क्स जो हैं विक्रमसेन विजय और शांति पुराण, इनको भी आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब तो हो गया कल्चरल कंट्रीब्यूशन कि लिटरेचर में राष्ट्रकूटास के टाइम पर क्या डेवलपमेंट हुआ और क्या क्या काम हुए। तो आपको मैं अगर फटाफट से एक बार मार्क कर दूं, जो आप नोट डाउन कर सकते हैं, वो है नाला चंपू, जो कि लिखी थी त्रिविक्रम ने। फिर उसके अलावा है कवि रहस्य, जो लिखी थी हलायुध ने। और अगर जैन लिटरेचर की बात करें तो जीन सेन ने कंपोज किया था पार्श्व बुधाया, जो कि बायोग्राफी है पार्श्वनाथ की। उसके अलावा आदि पुराण लिखा गया है गुणाभद्र द्वारा, जो कि हमें वेरियस जैन सेंस की लाइफ स्टोरीज बताता है। फिर एक ग्रामेटिकल वर्क है जो कि सक्यातन ने लिखा था, जो कि है अमोघ वृत्ति। उसके अलावा है एक गणित सरम, जो कि मैथमेटिकल वर्क है, जिसको लिखा था वीराचार्य ने। अगर कन्नड़ लिटरेचर की बात करें तो कविराज मर्ग वॉज द फर्स्ट पोएटिक वर्क इन द कन्नड़ लैंग्वेज, जो अमोघ वर्षीय राष्ट्रकूटा रूलर ने लिखा था। उसके बाद कन्नड़ में जो है दो पोएट्स हुए बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि थे पंपा, जिनका वर्क था विक्रमसेन विजय, दूसरा थे पोना, जिनका वर्क था शांति पुराण। सो ये सब आप थोड़ा सा फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं भी अगर आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंपा ने क्या वर्क करा था, तो आप बता सकते हैं विक्रमसेन विजय। अगर पूछा जाए कि सबसे पहला कन्नड़ लिटरेचर का पोएटिक वर्क क्या है, तो आप बता सकते हैं वो है कविराज मर्ग, जो कि अमोघ वर्ष ने लिखा था। ठीक है, तो ये सब हो गया इनके लिटरेचर और कल्चरल कंट्रीब्यूशन के बारे में राष्ट्रकूटास के। अब बात करें हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, किस किस टाइप के आर्किटेक्चर हुए और राष्ट्रकूटास के अंदर, किस टाइप से आर्टिस्टिक डेवलपमेंट्स हुए राष्ट्रकूटास के अंदर। तो जो हमें राष्ट्रकूटास के अंदर आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, वो हमें मिलता है एलोरा में और मिलता है एलिफेंटा में। ठीक है, एलोरा जो है उसमें जो है सबसे फेमस है वहाँ का कैलाश टेम्पल, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और जो कि बनाया गया था कृष्णा फर्स्ट राष्ट्रकूटा रूलर के टाइम पर। कैलाश टेम्पल इज द मोस्ट एंड द वेरी मच फेमस टेम्पल एट द एलोरा, जो कि कृष्णा वन के टाइम पे बनाया गया था। अगर बात करें हम कैलाश टेम्पल के बारे में, तो ये एक बहुत बड़े पीस यानी ब्लॉक ऑफ रॉक से बनकर बना है, जो कि 200 फीट लंबा और 100 फीट चौड़ा था। यानी अगर आप हाइट और ब्रेथ की बात करें तो 200 फीट लॉन्ग एंड 100 फीट इन ब्रेथ एंड हाइट। आप खुद देख सकते हैं, खुद एज्यूम कर सकते हैं कि कितना बड़ा था ये। तो जो ये कैलाश टेम्पल बनवाया गया था, जो कैलाश टेम्पल है, ये 4 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइडेड है, जो कि मेन श्राइन, एंट्रेंस गेटवे, फिर इंटरमीडिएट श्राइन जहाँ पे नंदी है विराजमान, और उसके बाद है मंडप। ठीक है, जो कि कोर्टयार्ड से सराउंडेड है सारा का सारा। और जो ये टेम्पल है ये बनवाया गया है 25 फीट की हाइट के ऊपर। आप खुद एज्यूम कर सकते हैं कि कितना बड़ा था ये। और जो इसके शिखर है, जो शिखर होता है मंदिर का, ये 3 टायर्ड शिखर है। और इसके इंटीरियर की अगर हम बात करें टेम्पल के, तो यहाँ पर जो वॉल्स हैं, पिलर्ड हॉल है पूरा का पूरा, 16 स्क्वायर पिलर्स बनवाए गए हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जो वॉल्स हैं वो स्कल्पचर से डेकोरेटेड है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में दिखाऊं तो ये है एलोरा का टेम्पल, कैलाश टेम्पल, एलोरास कैलाश टेम्पल ये है। आप देखिए ये है शिखर, ये शिखर हो गया, फिर ये हो गया मंडप वाला एरिया हो गया ये, और इधर चल करके है जहाँ पर नंदी विराजमान है।
तो ये देखिए मेन श्राइन, मंडप, एंट्रेंस गेटवे आगे है, और ये थोड़ा जहाँ पे नंदी वगैरह है। तो ये है कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा का, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर हम इनकी इंटीरियर के बारे में बात करें, जो हमने स्कल्पचर्स के बारे में कहा कि ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स हैं दीवारों पर बने हुए, तो उसमें हमें देखने को मिलता है गॉडेस दुर्गा का स्कल्पचर, जिसमें वो बफेलो डेमन की जो है उनको मार रही हैं, स्ले कर रही हैं उसको। उसके अलावा हमें रावण का स्कल्पचर मिलता है, जो कि कैलाश माउंटेन जो है लिफ्ट कर रहा है, जो कि शिवा का अबॉद माना जाता है उसको। और काफ़ी सारे सीन्स मिलते हैं हमें रामायण के भी इन वॉल्स के ऊपर डिपिक्टेड। ठीक है, अगर बात करें हम कैलाश टेम्पल की जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तो ये एक द्रविडियन स्टाइल का था। ठीक है, तो ये सब हो गया एलोरा के कैलाश टेम्पल के बारे में, जो कि कृष्णा वन राष्ट्रकूट रूलर के अंडर बनवाया गया था, जो कि हमने पीछे देखा। अब दूसरी बात करें अदर आर्किटेक्चर्स की, तो वो है एलिफेंटा केव्स, जो कि एक आइलैंड है। कहाँ पर? बॉम्बे के पास। अगर कभी आप बॉम्बे साइड जाएं, मुंबई जाएं आप कभी, तो एलिफेंटा केव्स जो है मस्ट विजिट प्लेस है, आप जरूर जाइएगा। आपको बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर वहां पर देखने को मिलेगा, जो कि जिसमें से राष्ट्रकूटास का भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। अगर बात करें हम एलिफेंटा केव्स की, तो एलिफेंटा का जो रियल नेम है उसको बोला जाता था श्रीपुरी, बट ये इतना बड़ा था, इतने बड़े बड़े यहाँ पर आर्किटेक्चर हो रखा था कि जो पोर्चुगीज जब आए तो पोर्चुगीज ने इसका नाम रख दिया एलिफेंटा। ठीक है, तो एलिफेंटा नाम कैसे पड़ा? पोर्चुगीज ने रखा, क्योंकि इतना बड़ा आर्किटेक्चर देख करके वो लोग हैरान हो गए, शॉक्ड हो गए। तो श्रीपुरी जो था इसका रियल नेम है, और पोर्चुगीज ने इसका नाम एलिफेंटा रखा। अगर बात करें यहाँ की थोड़ी हम डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें एलिफेंटा के, तो जो एंट्रेंस है वहाँ पर 2 द्वार पालक मिलते हैं, बड़े बड़े बने हुए द्वार पालक्स बने हुए हैं। उसके बाद जो वॉल्स हैं वहाँ पर शिवा के डिफरेंट स्कल्पचर्स हैं, शिवा इन डिफरेंट फॉर्म उसके स्कल्पचर्स हैं, शिवा इन वेरियस फॉर्म के हमें स्कल्पचर्स मिलते हैं देखने को, जिसमें कि है नटराज, गंगाधर, अर्धनारेश्वर, सोमास्कंद। तो ये जो हैं कुछ हमें डिफरेंट फॉर्म्स मिलते हैं शिवा के देखने को एलिफेंटा केव्स में। उसके बाद जो सबसे फेमस माना जाता है वो माना जाता है त्रिमूर्ति स्कल्पचर। त्रिमूर्ति जो है वो 6 मीटर हाई है, 6 मीटर ऊंचा है, और इसमें माना जाता है कि शिवा के तीनों एस्पेक्ट दिखाए गए हैं, कि शिवा ही क्रिएटर है, शिवा ही प्रिजर्वर है, और शिवा ही डिस्ट्रॉयर है। शिवा ही डिस्ट्रॉयर है। अगर मैं आपको एलिफेंटा केव्स का दिखाऊं, तो ये देखिए कितना बड़ा है एलिफेंटा केव्स पूरा। ये एक तरीके से एंट्रेंस है, ये स्कल्पचर्स हैं डिफरेंट, और ये है वो त्रिमूर्ति स्कल्पचर जिसके बारे में बात हो रही है, जिसमें शिवा ही डिस्ट्रॉयर, प्रिजर्वर और प्रोटेक्टर दिखाए गए हैं। तो ये हो गया एलिफेंटा केव्स, और ये हो गया एलोरा केव्स, जो कि राष्ट्रकूटास के अंडर आर्किटेक्चर हुआ था। So guys, in this session we have covered about the Rashtrakutas and the Chalukyas. उसमें हमने दोनों की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी, राष्ट्रकूटास और चालुक्यास की, इनके सोसाइटी देखी, इकोनॉमी देखी, और इनका कंट्रीब्यूशन देखा आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको एंजॉय मतलब आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस सेशन में। सेशन खत्म करने से पहले मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस, so you can use our referral code that is ranked 10. By using this referral code you will get a good discount on Unacademy Plus subscription. ठीक है, so go and subscribe Unacademy Plus and use our referral code ranked 10 for good discounts. अगर आपको देखना हो Unacademy Plus सब्सक्रिप्शन के क्या क्या फायदे हैं, तो आरती मैम ने स्पेशल एक वीडियो बनाया हुआ है उसके ऊपर। गो एंड मस्ट वॉच दैट वीडियो, जिससे आपको पता लगेगा how beneficial Unacademy Plus will be in your preparation. So thank you for watching this session. Goodbye, good luck.